हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने आपको थ्री फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फोर्थ फीचर इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन बींग्स के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सारे डेवलपमेंट्स के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर ये सारे राइट्स अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जाएं तो इट्स लाइक वो किसी के अंदर में स्लेवरी का काम कर रहे हैं, गुलामी एक तरीके से होती है ना, कंडीशन, वो वाली काम करते हैं। और ये हमको इसलिए दी गई कि आपको पता होगा जब हमारे वहाँ ब्रिटिशर्स थे, हमारे पास ज़्यादा राइट नहीं थे। नहीं तो वोटिंग राइट था, नहीं कहीं घूमने फिरने के राइट थे, ना कोई बिजनेस कर सकते थे बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के, ना कहीं जॉब ले सकते थे, अपनी मनपसंद का कोई काम नहीं कर सकते थे। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये कहा कि नहीं, हम अपने सिटीजन्स को ये सारे राइट्स देंगे। इन्हीं सारे राइट्स को एक साथ में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं अभी। तो पार्ट थर्ड में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन आपको मिल जाएगा जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम में हमारे पास सेवन सेवन जो फंडामेंटल राइट्स थे। अभी जो है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। पार्ट थर्ड में हमने कहा ना आपसे, पार्ट थर्ड में मिलेंगे। पार्ट थर्ड में आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गया है। तो उसमें से जो फर्स्ट राइट है इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। जो भी इस कंट्री के अंदर में रहेंगे उनको सारे लोगों के साथ इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। इस प्रकार के राइट को बोलते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी। मीन्स ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। अगर कोई कानून बनाया गया, कोई भी कानून बनाया गया, उस कानून की नज़र में सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। आप कोई गलती करेंगे तो कानून में लिखा है कि 5 साल की सज़ा होगी। तो वही गलती अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी कर दें तो उनको भी 5 साल की ही सज़ा होगी। उनको जो है 3 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, उनकी सज़ा कम नहीं की जाएगी। तो ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सारे के सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। अगर कानून में बात कहा गया है कि आप ग्रेजुएशन करके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो केवल ऐसा नहीं है कि अगर आप लेडीज़ हैं या फिर आप जेंट्स हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो जो है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी मिला है, जो ये बात कहता है ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका मतलब एक और होता है कि कोई भी अगर लॉ कंट्री के अंदर में बनाए जा रहे हैं तो उनसे सारे सिटीजन्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इट्स ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और द सेक्स। एक और इसमें बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन के आधार पे। अब ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कोई मुस्लिम है तो उसको एक तरीके से कोई जॉब नहीं दिया जाए, कहीं आने जाने से रोका जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो आपके राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। हमारा राइट है हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे हमारे रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। अब कास्ट क्या होता है कि आप कौन सी जाति के हैं। आप जैसे एक ब्राह्मण क्या हो गया, ब्राह्मण एक कास्ट हो गया ना, एक हिंदू एक रिलीजन हो गया, मुस्लिम एक रिलीजन हो गया। लेकिन उस रिलीजन के अंदर में भी बहुत सारे कास्ट हैं, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई श्रीवास्तव है, कोई कुछ है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कास्ट है। आप मुस्लिम्स में भी जाएंगे तो खातून, अली, ये वगैरह वगैरह, तो ये सारे कास्ट है। तो किसी कास्ट के बेसिस पे भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता।
सेक्स, जेंडर मीन्स आप गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं, आपके साथ इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें है कि एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस टू द ऑल द प्लेसेस इंक्लूडिंग द प्लेग्राउंड, होटल्स एंड शॉप। जितने भी लोग होंगे, भले वो दलित क्यों ना हो, अगर वो किसी प्लेग्राउंड में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, किसी होटल में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, किसी शॉप में जा सकते हैं, किसी चीज़ को खरीदने के लिए वो जा सकते हैं। जितनी भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि होटल्स में आप जाएंगे रहने के लिए तो पहले आपसे पूछे कि आप कौन से कास्ट के हैं, आपने कह दिया आप तो एसटी कैटेगरी से आते हैं, एससी हैं, तो वो आपको होटल में जाने से करके नहीं, हम एससी लोगों को होटल में आने नहीं देते, ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो वो आपके राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है। राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है कि हमारे साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। और आल्सो स्टेट्स गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो स्टेट की बात हो रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों लोगों से कहा जाता है कि वो किसी को भी एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब जॉब देने की बात आती है तो उनमें भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन और साथ में ये भी बोला गया है कि जो अनटचेबिलिटी है वो बैन है। अनटचेबिलिटी का मतलब आप देखे होंगे गांव में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी दलित कम्युनिटी होते हैं उनको टच करने में ना कतराते हैं कौन लोग, हायर कास्ट के लोग, तो उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, बोलते हैं कि भाई हम आपसे अगर आपके शरीर हमने टच कर लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमें पवित्र होने के लिए गंगा स्नान करना पड़ेगा, ये फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं, ये कम्प्लीटली क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अगर आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो तो आप उनसे बोलिए कि हमारा राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 17 में इस बात को बोला गया है कि अनटचेबिलिटी इज़ द अबोलिस्ट, मीन्स कि अनटचेबिलिटी अब है ही नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, आप जेल में जा सकते हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर? इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। जो नेक्स्ट आपको राइट मिला हुआ है उसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आज़ादी। किस बात की आज़ादी? आपको आज़ादी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है। स्पीच, आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही है आप उसको बोल दीजिए, ठीक है, आप उसको बोल दीजिए। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी एक्सप्रेशन, जो भी आइडिया जा रहा है, कुछ भी सोचने का, अगर आप उसको न्यूज़पेपर्स में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कॉपी पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये सारे राइट जो है मिलते, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। किस बात की? राइट टू फ्रीडम में भी 6 राइट्स मिले हुए हैं। फर्स्ट हो गया राइट टू स्पीच, कुछ भी बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब कुछ बोलेंगे तो उसको एक्सप्रेस करेंगे ना। अब एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ऐसा सोचा, आपने उसको न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में बैठ करके उस चीज़ों को सुना रहे हैं, या फिर कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको लगा कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो आपके अंदर में थॉट प्रोसेस आया कि गवर्नमेंट की बुराई करनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं, आप पे राइट है। ये आता है राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। नेक्स्ट ये राइट है आपको राइट टू फॉर्म द एसोसिएशंस। इसका क्या मतलब हो गया? एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। आपको कोई भी संगठन बनाने का राइट मिला हुआ है। आप अगर एक इंडियन सिटीजन हैं आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। आप चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी बना लें, बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम जॉब कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापारियों का संघ बना ले, बना सकते हैं। आप चाहते हैं फार्मर हैं तो फार्मर्स का एक ग्रुप बना ले, बना सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप का एसोसिएशन बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट और चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एक यूनियन, एक एसोसिएशन बना लिया जाए, बना सकते हैं। नेक्स्ट राइट आपको इसी में मिला हुआ है राइट टू मूव फ्रीली। आपको इंडिया में किसी भी जगह में घूमने का अधिकार है, किसी भी जगह कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी कोविड के टाइम में नहीं आप घूम सकते, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलिए क्योंकि अभी हेल्थ इमरजेंसी की कंडीशन है, तो इस टाइम आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं। आप यूपी से वेस्ट बंगाल जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, कर्नाटका, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पुलिस वाले आपको नहीं रोक सकते, बशर्ते कि आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आप गए कहीं घूमने के लिए, आप मान लीजिए शिमला गए, लद्दाख गए घूमने के लिए, आपको वहाँ
मन आ गया कि भाई अब हमको यहीं रहना है, हमको अपने होम टाउन में रिटर्न होना है, तो आपको राइट मिला हुआ है रिसाइड इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप वो जहाँ पे भी गए वहीं पे जाके बस जाने का अधिकार है, रिसाइड कर देने का अधिकार। आप वो जाइए, वहाँ ज़मीन खरीदिए, घर बनवाइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप यूपी वाले हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि नहीं आप यहाँ घर नहीं बना सकते, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में आप यहाँ घर नहीं बना सकते, यू हैव टू गो बैक योर होम स्टेट, ऐसा वो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके घर बना के रह सकते हैं। साथ में आप वहाँ रहेंगे तो भाई आपको जॉब करनी पड़ेगी, पैसे चाहिए ना, तो वो कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपको मन कर रहा है कि सब्जी बेचे बन सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस टाइप का प्रोफेशन आप करना चाहते हैं वो करिए, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप सपोज करिए कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था सिस्टम कि भाई जो लोग किसी अगर बार्बर की फैमिली में पैदा हो गए तो उनको काम होता था कि वो लोग बार्बर करें, बाल लोगों के बाल काटें, दाढ़ी बनाएं, ये चीज़ें होती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर एक बार्बर का लड़का ये एज्यूम कर रहा है कि मुझे कोई ऑफिसर बनना है, मुझे टीचर ही बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, ठीक है, मुझे जज बनना है, तो बन सकते हैं ना, कौन रोक रहा है उनको। तो ये इनको राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम है, इसको बोलते हैं राइट टू प्रोफेशन। किसी भी टाइप के जॉब को करने का आपका राइट है। ऑक्यूपेशन और द बिजनेस, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो राइट्स मिले हुए हैं ना, इस पे गवर्नमेंट बैन लगा सकती है। कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक कि ऐसा प्रोफेशन नहीं करना है कि सपोज करिए कि रोड के किनारे आपने वो एक चैम्बर बना के कह रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस के लीवर जो है सस्ते दामों में बेचे जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। अब इंसान का लीवर थोड़ा ना बेचना शुरू कर दें, कहेंगे कि भाई ये तो हमारा राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू प्रोफेशन मिला हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। पब्लिक ऑर्डर का मतलब जो भी शांति व्यवस्था है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, अब आपके किसी काम से किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना आपको। जैसे आपको रैली करने का अधिकार है, एक्सप्रेशन करने का अधिकार है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप चले गए नेशनल हाईवे पे वहीं बैठ के लगे प्रोटेस्ट करने, आप कह रहे हैं कि हमको तो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, हम करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जब वहाँ आप करेंगे, हाईवे पे बैठेंगे 10 लोगों को 20 लोगों के साथ, तो भाई और भी लोग तो है ना आपके साथ में, वो उनको अपने काम से जाना है, जॉब पे जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। तो जब आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट में, किसी दूसरे के राइट टू फ्रीली मूव में इंटरफियर करेंगे तो गवर्नमेंट आपके राइट को आपसे छीन लेगी, आपको उठा के जेल में डाल देगी। जिसको बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। जो सामान्य स्थिति है उसको रहने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि आप कल कहें कि भाई हम तो बम बनाएंगे और पूरे के पूरे अपने सराउंडिंग एरियाज में उसको सप्लाई करेंगे, बंदूक बनेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, अगर बम बनाएंगे या आपने कहीं बम सपोज करिए कहीं एक्सप्लॉइट हो गया तो कई लोगों की जान चली जाएगी ना, तो उससे पब्लिक ऑर्डर अगेन डैमेज होगा, सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन लग जाएगा। कंट्री में जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनको हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो राइट मिला हुआ है उसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, किसी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है, या फिर किसी को परेशान करना, ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। तो आपको कोई परेशान ना करे इसके लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि भैया मेरा एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल मत करो। तो इंडिया में ऐसे हमको राइट्स मिले हुए हैं। इसको फर्स्ट इसमें क्या प्रोहिबिट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानों की खरीद बेच करना। सपोज करते हैं ना कि किसी कहीं से एक बच्चों को किडनैप कर लिया, किडनैप करके उनको ला करके कहीं बेच दिया, या फिर बहुत सारी गर्ल्स चाइल्ड को वो क्या करते हैं, खरीद करके प्रोस्टिट्यूशन सेक्टर में बेच देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैन है, ये सारी चीज़ें बैन है। आप किसी को ऐसे अगवा करके उनको किडनैप करके नहीं बेच सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है। दूसरा, किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। फोर्स्ड लेबर का मतलब
कोई आया आपके वहाँ काम करने के लिए, अगर वो कह रहा है कि हमें 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चाहिए, अगर करने के लिए तैयार है तो ठीक है। अब उसको ज़बरदस्ती नहीं कर दीजिए कि नहीं आपको काम करना ही है, हम आपको 200 ही देंगे, ठीक है। हम आपको क्या देंगे, 2 ही, इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर बोलते हैं। आपको 200 देंगे या वो भी नहीं देंगे तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के ही कैटेगरी में आता है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है और आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, जो भी बच्चे हों जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको जॉब नहीं दे सकते। अब क्यों? 14 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनको पढ़ने की उम्र होती है। पढ़ने की उम्र में अगर वो काम करेंगे तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी बैन है। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ जो राइट आपको मिला हुआ है इसको बोलते हैं राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका क्या मतलब कि आपको किसी भी रिलीजन को मानना है आप मान सकते हैं, किसी भी गॉड को मानना है मान सकते हैं, अगर नहीं भी मानना है तो वो भी चलेगा। आपको मन कर रहा है हिंदू रहें, रहिए, बिल्कुल रहिए। आपको मिल रहा है मुस्लिम रहें, सिख रहें, जैन रहें, बौद्ध रहें, किसी भी रिलीजन्स को अगर मानना है तो आप मान सकते हैं। और जहाँ पे भी पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, पूजा पाठ, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि आपके भगवान आपको पत्थर की मूर्ति में मिलेंगे, पत्थर की पूजा करिए। आपको लगता है कि आपको भगवान होते ही नहीं, हाथ फैलाएंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहें, मंदिर बनवाना चाहें, मस्जिद बनवाना चाहें, बिल्कुल बनवा सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट है, इससे कोई छीन नहीं सकता आपको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका क्या मतलब? आपका कोई कल्चर है, कल्चर किस बात का है कि हमारे वहाँ जो है दिवाली मनाई जाती है, छठ मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, बकरीद मनाई जाती है, ये हमारा कल्चर। और हम जो है कुछ रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं। लेट्स से कि हम जो है हिंदी बोलते हैं और हमें ये लग रहा है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज खतरे में है, कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्कूल्स बनवा सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा स्कूल डाल रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डाल रहे हैं, उसमें जो है हम अपने जो हमारे कल्चर है उसके बारे में हम बच्चों को ज्ञान देंगे और साथ में जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं उनको हम हिंदी सिखाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, हमारी हिंदी जो है जीवित रहेगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो ऐसा दिया गया है कि जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ का मतलब जिनकी संख्या कम है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है कि मान लीजिए 100 लोग हैं कंट्री के अंदर में, 80 लोग हिंदू हो गए, 20 लोग मुस्लिम हो गए। तो 20 लोग जो हैं जिनकी संख्या मुस्लिम है वो क्या है, माइनॉरिटी है, उनकी संख्या कम है, तो उनको बोलेंगे वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आ गए। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब जो किसी लैंग्वेज को कम बोलते हैं। यूपी में कोई तमिल लैंग्वेज आपको बोलते मिला है क्या? कोई मलयालम बोलता है क्या अपने वहाँ? नहीं बोलता है। हम ये बोलेंगे कि हमारे वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये माइनॉरिटी में या है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे वहाँ माइनॉरिटी है। लेकिन सपोज़ करिए कोई कर्नाटक से बंदा आके यूपी में रहने लगे और वो कहे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कन्नड़ लैंग्वेज को बोला जाए, तो वो हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे ऐसे लोग कम हैं। तो वो अगर अपना चाहते हैं कि हम अपने कल्चर कन्नड़ में कर्नाटका का जो कल्चर है वो उसको फैलाएं, प्रोपेगेट करें, या फिर इसको कन्नड़ सिखाने के लिए स्कूल्स अगर अगर ओपन करना चाहें, कन्नड़ स्पीकिंग कोचिंग सेंटर ऐसे खोलना चाहें, कर सकते हैं, बिल्कुल उनको राइट मिला हुआ है। लास्ट जो राइट है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार करना। आपको कोई तबीयत ख़राब हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमें ना एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, ठीक है, हमारे लिवर्स में सूजन हो गया। तो वो आपको क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जो भी करवाना हो, और आपको दवा देंगे, इतने दिन दवा खाइए सही हो जाएंगे। वैसे ही हमको 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो किसी ने बाई चांस उसका वायलेशन कर दिया तो क्या करेंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट और उनसे कह सकते हैं कि सर इस व्यक्ति ने या इस गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, आप इनको दवाई दीजिए। तो वो उनको दवा दे देंगे रिट जारी करके। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या करता है? अलाउ करता है सिटीजन्स को टू मूव द कोर्ट if they believe that the any fundamental rights has been violated by the state।
स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने अगर किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया है, आप सिंपल सा कहाँ जा सकते हैं, सीधे कोर्ट पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सपोज करिए कि आप कहीं गए जॉब करने के लिए, ठीक है। जॉब करने के लिए गए तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप तो जैन कम्युनिटी से, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आपने एग्ज़ाम भी पास कर लिया, प्री भी मेंस में इंटरव्यू भी, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपको जॉब दे ही नहीं सकते। तो उनके खिलाफ एफआईआर आप पुलिस स्टेशन में थोड़ा ना लिखाएंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। आपको सीधे जाना पड़ेगा कहाँ पे, कोर्ट में जा सकते हैं हम सीधे। हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उनसे कहिए कि सर आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में बोला गया है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किया जा रहा है, यानी हमारे राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हुआ। और आपने आर्टिकल 32 में, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, आपने कहा है कि जब भी वायलेशन हो जाएगा तो आप हमसे आकर मिलना। तो हम आए हैं, अब हम हमको इंसाफ दिलवाइए, तो वो आपको इंसाफ दिलवा देंगे उस टाइम में। ठीक है। सो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब